दो बूंद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर सप्ताह एक नई हिंदी कहानी। रेडियो प्लेबैक इंडिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निमिषा दीक्षित है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूनम झा की लिखी हुई कहानी दो बूंद। मैं अपनी पुरानी एल्बम देख रही थी। जीवन की रंगीन पलों को कैमरे में कैद किया गया था। कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों, मित्रों को, तो कहीं प्रकृति को अपने कैमरे के सहारे संजोए हुए एल्बम अपने में सब कुछ समेटे हुए थी। तभी मेरी नजर अमेरिका की तस्वीरों को देखकर रुक गई और मैं कुछ ख्यालों में खो गई। इन तस्वीरों में कुछ जाने पहचाने चेहरे थे तो कुछ अजनबी भी थे। मेरे ख्याल में वो चेहरा आया जो एक महिला का चेहरा था। वो महिला भारतीय थी, 60-65 साल की होगी, लंबी कदकाठी की, विदुषी एवं अप्रतिम सौंदर्य की मालकिन थी वो महिला। कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर थी, 2 बेटों की माँ एवं पति किसी उच्च पद से रिटायर्ड थे। बेटे भी उच्च पद पर आरूढ़ थे। सभी कुछ बहुत ही अच्छा था उनका। हम लोग किसी परिचित के घर मिले थे। हम लोग आमंत्रित मेहमानों की सूची में थे। काफी रौनक और चहल पहल थी मेजबान के घर। हम लोग भी गपशप में मशगूल थे। सभी अपनी खट्टी मीठी और तीखे अनुभवों को साझा कर रहे थे। मैं आप श्रोताओं की सुविधा के लिए उस महिला को विदुषी नाम से संबोधित कर रही हूँ। बातचीत करते करते पता चला कि विदुषी जी एक बात को कई बार दोहरा रही हैं। फिर बातों बातों में पता चला कि वो कुछ तनावग्रस्त हैं। अब मुझे भी आश्चर्य होने लगा कि आखिर क्या बात है कि सर्वगुण संपन्न एवं सुखी संपन्न महिला क्यों ऐसे तनावपूर्ण जीवन जी रही हैं। विदुषी जी मुझे बार बार सौंदर्य की मल्लिका बता रही थी। मेरे साथ साथ मेरी साड़ी, मेरे गहने, मेरी बिंदी, सब कुछ उन्हें बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैं भी अपनी बड़ाई सुनकर फूले नहीं समा रही थी। औरतों की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है अपनी प्रशंसा सुनना। मेरे ऊपर भी ये चरितार्थ हो रहा था। मैं और भी घनिष्ठता के साथ उनसे बातें करने लगी। विदुषी जी अपने ही पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की शिकार थीं। हाई स्कूल के बाद ही शादी हो गई। उनके पिताजी और ससुर जी ने एक ही कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। इसलिए ससुर माधव जी ने जब विदुषी जी को देखा तो उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। माधव जी और विदुषी जी के पिताजी दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, पर कभी कभी साल 2 साल में आना जाना हो जाता था। विदुषी जी देखने में तो बहुत ही सुंदर थीं, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई और गृह कार्य में भी दक्ष थीं। ससुर एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने बहू के सामने आगे की पढ़ाई का प्रस्ताव रखा और बहू भी पढ़ाई के लिए तैयार हो गई। विदुषी जी भी अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से जुड़ गईं। बाकी घर के अधिकांश कार्यों की देखरेख भी करती थीं, सास ससुर का भी पूरा ध्यान रखती थीं। इसी तरह समय आगे बढ़ने लगा। अब वो पूरे घर में प्यारी दुलारी की छवि को चरितार्थ करने लगी। सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। समय से उन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया। यही नहीं, वो पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर थीं। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके माता पिता भी काफी खुश थे।
उस समय ससुराल में इतना मान सम्मान भी किसी किसी को ही मिल पाता था। उन्हें वो मान सम्मान भी मिल रहा था। शायद वो यहीं रुक जाती तो मैं ये कहानी नहीं लिखती। उन्हें पिता तुल्य ससुर से भी काफी प्रोत्साहन मिलता था। आगे भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। समयांतर में 2 बेटों की मां भी बन गई। इसी तरह समयानुसार उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पतिदेव एक उच्च पद आरूढ़ अभियंता थे। उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया। विदुषी जी को भी उनके पास बच्चों के साथ जाना पड़ा। पढ़ाई भी पूर्ण हो ही गई थी, इसलिए नहीं जाने का कोई बात ही नहीं था। हालांकि उन्हें सास ससुर से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर ऐसा नहीं होता है। उन्हें पति के साथ जाना ही पड़ा। कुछ दिनों या सालों के बाद उत्तर प्रदेश के महाविश्वविद्यालय में प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति की सूचना आई। विदुषी जी के डॉक्टर ससुर ने भी अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपनी बहू को उसकी उच्च शिक्षा को निखारने का मौका देने को कहा। ये कहानी लगभग 40-45 साल पहले की है। उस समय बेटे बेटी कितने भी बड़े हो जाएं या ऊंचे ओहदे पर हो जाएं, माँ बाप के कथन या इच्छा की मर्यादा करते थे। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। काफी औपचारिकता के बाद विदुषी जी यूपी यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक बन गई। सास ससुर और माता पिता की खुशियों का ठिकाना न रहा। सभी काफी खुश थे। खुश नहीं थे तो वे थे उनके पति सुहास। हम कितनी भी तरक्की कर लें या बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो, ऊंचे ओहदे पर हो, लेकिन हमारा समाज पुरुष प्रधान ही रहेगा। यही सोच अनबन का कारण बन जाती है। विदुषी जी ने बहुत ही उत्साह के साथ अपना कार्यभार संभाला। बच्चों को सुहास ने अपने पिताजी के कहने पर पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय में दाखिला करा दिया। घर में नौकर चाकर की सुविधा तो थी ही। सुहास और विदुषी जी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। विदुषी जी भी अपने पठन पाठन के साथ व्यस्त हो गईं। लेकिन सुहास के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। विदुषी जी को वो प्रायः नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। हमेशा अपमानित करते थे। अपनी जरूरत की चीजों के लिए पत्नी को ही बोलते थे। उन्हें नौकरों से कुछ नहीं कहना था। ये सब सिर्फ विदुषी जी को तंग करने के लिए करते थे। उनके अनुसार विदुषी जी को सुहास के सुबह उठने से लेकर रात तक का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। विदुषी जी को समय से महाविश्वविद्यालय जाने का रहता था। सुहास की कुछ जिम्मेदारियां नौकरों पर डालकर वो चली जाती थीं। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन सुहास को तो झमेला करना पसंद था। उसने विदुषी जी के प्रत्येक कार्यों में कमियां निकालना शुरू कर दिया। खाना बनाकर जाओ तो खाना खाते वक्त तुम्हें रहना है। मेरे कपड़े तुम धोगी तो कपड़े तुम ही समेट कर रखा करो। सुहास को जब भी कुछ नहीं मिलता था तो विदुषी जी की शामत आ जाती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन सुहास का कोई मित्र विदेश से आया हुआ था और डिनर उसी मित्र के साथ लेना था, जिस वजह से सुहास को घर लौटने में काफी देर हो गई। विदुषी जी ने भी काफी देर इंतजार किया, लेकिन सुबह उन्हें समय से महाविश्वविद्यालय जाना था। सोचकर सो गईं। सुहास जब घर पहुंचा और पत्नी को सोए देखा तो आग बबूला हो गया। उसने आव देखा न ताव विदुषी जी को जगाया और घर से बाहर निकाल दिया। विदुषी जी को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। नींद में जो थी। जब द्वार बंद हुआ तब उन्हें समझ में आया। उनका तो मन हुआ कि वो चली ही जाएं, पर सुहास के माता पिता देर शाम को बेटे बहू से मिलने आ गए थे, जो सुहास को नहीं पता था। करीब घंटे भर बाद सुहास के सो जाने पर एक सहायिका शामली ने द्वार खोला और विदुषी जी अंदर आईं। सुबह विदुषी जी किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। समय से किसी तरह यूनिवर्सिटी पहुंची। इधर घर में पिताजी को देखकर सुहास की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो दौड़कर विदुषी जी के कमरे की तरफ भागा कि वो पिताजी को कुछ बता न दे, पर वो तो जा चुकी थी।
पिताजी से उसने हालचाल पूछा, माँ से भी कहा कि कुछ दिन यहीं रहें और आने का कारण भी पूछा। फिर एक साथ नाश्ता किया और दोपहर में साथ भोजन करेंगे बोलकर दफ्तर चला गया। अब घर में सिर्फ माता पिता ही सहायक सहायिका के साथ थे। औरतों का एक स्वभाव होता है कि वो किसी भी दूसरी महिला से आसानी से बातचीत करने लगती हैं। यहाँ माताजी भी शामली से बातचीत में लग गई। बातचीत में कल रात की बात की भी जानकारी मिली। हम माँ तो दंग रह गई। उनके सपूत तो बहुत ही बहादुर निकले, जो अपनी पत्नी को हमेशा प्रताड़ित किया करते थे। दोपहर के भोजन तक सुहास और विदुषी जी भी घर आ गए। आराम से सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। फिर कुछ देर तक सभी आपस में बातें करने लगे। बच्चों के बारे में भी बातें हुई। कभी कभार सुहास अकेले या कभी पत्नी के साथ बच्चों से मिलने चले जाते थे। साप्ताहिक टेलीफोन से बातें हो जाती थी। बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से जुड़े हुए थे। अभी गर्मी की छुट्टियों में दोनों भाई हेमंत और शिशिर घर आएंगे। सुहास और विदुषी जी के भी कार्यों की सब बातें हुई। दोनों की अलग अलग कार थी। कुछ देर बाद सुहास अपने दफ्तर चला गया। विदुषी जी को फिर नहीं जाना था। कुछ देर और विदुषी जी के साथ रोजमर्रा की बातें करने लगे। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि वो कुछ दिनों तक रुकने का मन बनाकर आए हैं। फिर लॉन में पत्नी के साथ घूमने चले गए। विदुषी जी भी घर के कामों में व्यस्त हो गई। डॉक्टर साहब बहुत ही खुश थे बेटे बहू के रहन सहन और उनकी जीवन शैली से, पर उनकी पत्नी कुछ खास नहीं। डॉक्टर साहब का ध्यान उनकी ओर अभी तक गया ही नहीं था। बहुत खुश थे। माता पिता संतानों को सुखी देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। रात्रि का भोजन विदुषी जी ने अपने हाथों से बनाया। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। वो खुद भी काफी खुश थीं। सास ससुर से तो लगाव था ही। सब ने उंगलियां चाट चाट कर खाना खाया। दूसरे दिन सुबह चाय पीते वक्त डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आज ही जा रहे हैं। ये सुनकर सुहास और विदुषी जी दोनों ही अकचका गए, क्योंकि कल ही वो कुछ दिन रुकेंगे कह रहे थे। अचानक एक ही दिन में जाने का विचार कैसे आ गया? असल में माँ ने पिताजी को बेटे की सारी करतूतों की जानकारी दे दी, जिससे उनकी सारी खुशियों में पानी फिर गया। सुहास अपनी पत्नी को दोषी ठहराने लगा कि उसी ने माँ पिताजी के आवभगत में कुछ कमी रखी होगी। जब सुहास ने अपने पिताजी से जाने का कारण पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस घर में उनकी लक्ष्मी जैसी बहू दिन रात अपमानित होती है, वहां वो नहीं रहना चाहते। उन्होंने बेटे को काफी समझाया और बहू से कहा कि यदि तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा तो मेरे पास चली आना, या तुम्हारा जो भी मन होगा करना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम कभी कोई अनुचित फैसला ले ही नहीं सकती। और वो लोग वापस कोलकाता चले आए। अब तो सुहास और भी निडर हो गया। विदुषी जी को और ज्यादा ही तंग करना शुरू कर दिया। वो कहता, मेरे जागने से पहले जागो, मेरे सोने के बाद सो, मैं जब भी घर आऊं तो तुम ही दरवाजा खोलो, मुझे तुम ही चाय नाश्ता एवं खाना दो, वगैरह वगैरह। हर छोटी से छोटी बात पर तंग करना और अपमानित करना रोज की बात हो गई। ये सब सिर्फ इसलिए कि विदुषी जी एक ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थी। ये बात सुहास के अहम को चूर कर रही थी। आखिर में विदुषी जी अत्याचार सहते सहते थक सी गई। उन्होंने किसी अन्य महाविश्वविद्यालय में भी आवेदन पत्र भेजना शुरू कर दिया। भगवान ने उनकी सुन ली और उनका बुलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आ गया। विदुषी जी ने चैन की सांस ली। उन्होंने सास ससुर और माता पिता को बताया। ससुर ने तो विदुषी जी की बहुत सराहना की और कहा कि हाँ, चली जाओ। सुहास गुस्से से आग बबूला हो गया। वो नहीं चाहता था कि विदुषी नौकरी करे। विदुषी जी को सरकारी घर भी मिल रहा था। वो बस बच्चों का इंतजार कर रही थी कि एक बार बच्चे घर आ जाएं तो बच्चों को समझा दें कि वो अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक बन गई हैं, इसलिए वो वहीं जा रही हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे भी आए और वापस चले गए।
एक दिन पति के दफ्तर जाने के बाद विदुषी जी ने एक चिट्ठी लिखी और शामली को साथ लेकर वो इलाहाबाद आ गई। उन्होंने कदम तो बहुत बड़ा उठा लिया था, पर वो भी चैन से नहीं रह पा रही थी। 2-3 दिनों तक तो वो बहुत रोती रही, न खाना खाती न सोती। शामली ही एक उनकी अपनी थी, पर वो भी क्या करती। अनमने ढंग से उसने अपना कार्यभार का सिलसिला शुरू किया। धीरे धीरे वो भी व्यस्त हो गई। छुट्टियों में बेटे उनके साथ रहने आ जाते थे। ऐसे ही समय सरकता गया। सुहास ने कभी विदुषी जी से बात करने की पहल नहीं की। विदुषी जी बिना बताए चली आई थी, इसलिए इन्होंने भी पहल नहीं की। सिर्फ इंतजार करती रही कि कम से कम एक बार फोन ही तो करें और वो वापस नौकरी छोड़कर चली जाएगी। पर कभी किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की गई। मनुष्य जब अपमानित होता है तो उस समय वो भविष्य की कोई बात नहीं सोच सकता और विवेक शून्य हो जाता है। उसे सिर्फ यही लगता है कि इस स्थिति से कैसे निकले। विदुषी जी भी वही पात्र थी। बाद में जब मनुष्य कुछ कर गुजरता है तब उसे सही गलत का अनुमान होता है। खैर, जैसी ईश्वर की लीला। बेटे बड़े हो गए, दोनों ऊंचे ओहदे पर कार्यरत हो गए। एक तो अमेरिका में ही बस गया था। अब तक बेटों को संपूर्ण स्थिति समझ में आ ही गई थी। सास ससुर भी अब नहीं रहे। माता पिताजी भी पिछले साल 6 महीने के अंतराल में ही चले गए। समय ही तो है जो किसी का इंतजार नहीं करता। बेटों ने भी अपनी अपनी सहकर्मी के साथ मां से अनुमति लेकर विवाह कर लिया और जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने लगे। बच्चों को हमेशा मां से ही ज्यादा लगाव रहता है, विशेष रूप से तब जब माता पिता अलग रहते हों। एक दिन विदुषी जी सोच रही थी कि अब कुछ दिनों के बाद उन्हें अवकाश प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये घर भी नहीं रहेगा। फिर वो कहाँ जाएंगी। उसी समय उनके छोटे बेटे शिशिर का फोन आ गया। माँ से बात करके उसे स्थिति का आभास हो गया। वो समय से भारत आया और माँ को अपने साथ ले जाने लगा। माँ ने ही जिद की कि पिताजी को बता दें, शायद वो रोक लें, पर ऐसा नहीं हुआ। शामली को भी उसने वहीं कॉलेज में सहायिका के तौर पर नौकरी लगा दी थी। अंत में वो बहुत ही भारी मन से शिशिर के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गई। जहाज उड़ते वक्त दोनों आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए, जिसे शिशिर ने भी टेढ़ी आंखों से देखा। और ये स्वाभाविक भी है।